देखिए भाइयों, कल हमारे ग्रैंड लीग की टीम में इग्लिश भी था, कुशल परेरा भी था, मार्नस लाबुशेन भी था, मैक्सवेल भी था, एडम झाम्पा भी था और मधुशना का भी था। देखिए, इन प्लेयरों को कोई अपनी टीम में लेना नहीं चाह रहा था, मगर आपके भाई ने ऐसी टीम बनाई थी। हालांकि मैंने कल ग्रैंड लीग खेला था, मेगा ग्रैंड लीग में मेरी ये टीम लगाई थी मैंने, तो वहाँ पर मैं रिस्की टीम के साथ ही खेलना पसंद करता हूँ ग्रैंड लीग में। और आपको भी ऐसे ही रिस्की टीम से खेलना पसंद है तो आपको भी ऐसी रिस्की टीम मिलेगी, मगर वो कहाँ पर मिलेगी? वो मिलेगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को आपको ज़रूर जुड़ना है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसी ही ग्रैंड लीग की हाईली रिस्की टीम और यूनिक टीम मिलेगी। प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी TFC पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्ल्ड कप के अगले मैच के बारे में, जो होने वाला है न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम पर जुड़ना भी ना भूलें। टेलीग्राम पर जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेलीग्राम पर ही मिलेगी आपको फाइनल पिच रिपोर्ट, फाइनल लाइनअप्स और फाइनल यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच की। तो मैच होने वाला है MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। तो अगर हम इस पिच की बात करते हैं तो पिच मैंने आपके लिए हिंदी में निकाल के लाई है, जो कि आप अच्छे से समझ सके और स्क्रीनशॉट निकाल के आप उसको बाद में भी अच्छे से पढ़ के बाद में भी आप अपनी टीम अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, MS चिदम्बरम स्टेडियम की पिच अपनी स्पिन के अनुकूल प्रकृति के लिए जानी जाती है, जो इसे बल्लेबाजों के लिए एक चुनौतीपूर्ण सतह बनाती है। सतह आमतौर पर सूखी और धूल भरी होती है, जिसमें खेल के बढ़ने पर दरारें दिखाई देती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस पिच पर बताया गया है कि पिच जो है वो स्पिन के अनुकूल मानी जाती है, स्पिन के लिए अनुकूल मानी जाती है और बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण सतह बनाती है। सतह आमतौर पर सूखी और धूल भरी होती है, मतलब सूखी होती है और धूल भरी होती है, जिससे कि आप जब गेंद टप्पा खाती है पिच पर, तब पिच पर जब टप्पा खाने के बाद में गेंद से वहाँ से धूल निकलती है, तो उससे भी स्पिन अच्छी तरह से स्पिन हो पाती है। और जो फास्ट बॉलर्स है, मीडियम फास्ट बॉलर्स, उनकी गेंद भी नीचे रह सकती है, तो LBW और बोल्ड होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो उसके आगे बढ़ते हुए जिसमें खेल बढ़ने पर दरारें दिखाई देती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेलना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे थोड़ा खेल आगे बढ़ता है वो पिच टूट जाती है, मतलब उसमें क्रैक्स दिखाई देती है। तो जैसे जैसे क्रैक्स दिखाई देती है तो बल्लेबाजों के लिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो शॉट्स खेलना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपनी स्पिन के अनुकूल प्रकृति के अलावा MS चिदम्बरम स्टेडियम की पिच अपनी असमान उछाल के लिए भी जानी जाती है। देखिए, मैंने बोला था ना आपको फास्ट बॉलर्स के लिए असमान उछाल हो सकता है यहाँ पर। देखिए, असमान उछाल के लिए भी जानी जाती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए यह भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है कि गेंद कैसे व्यवहार करेगी, मतलब गेंद का बिहेवियर कैसा रहेगा। ये बैट्समैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो सोचता ही रहता है कि बॉल नीचे आएगी या बॉल बाउंस करेगी या बॉल कैसी आएगी, या स्पिनर है तो बॉल टर्न करेगी या सीधी निकल जाएगी। तो इससे बल्लेबाज जो बैट्समैन है वो हमेशा इसमें रहता है, कन्फ्यूज़न में रहता है कि बॉलिंग कैसी होगी और बॉल कैसे आएंगी। यह खेल में अनिश्चितता और उत्साह का एक तत्व पैदा कर सकता है, क्योंकि गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को लगातार बदलती परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। एक अन्य कारक जो MS चिदम्बरम स्टेडियम में पिच को प्रभावित कर सकता है वह मौसम है। चेन्नई अपने गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए
जाना जाता है, जिससे पिच जल्दी सूख सकती है और बल्लेबाजों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। इसके विपरीत भारी बारिश पिच को धीमा और सुस्त बना सकती है, जिससे गेंदबाजों के लिए गति पैदा करना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पर पिच हमें क्या बता रही है कि यहाँ पर जो चेन्नई की पिच है वो, आप ये समझिए कि चेन्नई की पिच पर गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत होती है चेन्नई में आपको तो पता ही है, गर्मी बहुत होती है। तो उसके वजह से जो आजू बाजू की जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा आने वाली है, वो भी गर्म होती है। उसके वजह से जो बैटिंग करना है वो बैटिंग बैट्समैनों के लिए बहुत आसान नहीं होता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है बैटिंग करना। और बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान की टीम है, वो अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो अफ़गानिस्तान की टीम जो है ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, ना कि न्यूजीलैंड की। कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क यह है कि सतह स्पिन गेंदबाजों के पक्ष में बहुत अधिक झुकी हुई है, जिससे उन्हें बल्लेबाजों पर अनुचित लाभ मिलता है। दूसरों का तर्क है कि सतह केवल चुनौतीपूर्ण है और जो बल्लेबाज परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम है वे अब भी रन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो अच्छे बैट्समैन है, मतलब जो टैलेंटेड बैट्समैन है और अपना टुचुक खेल के यहाँ पर जो है ख़राब गेंद का इंतज़ार करते हैं, वो बैट्समैन जो है, जो टेक्निकल बैट्समैन है, वो इस पिच पर अच्छे रन भी बना सकते हैं। हालांकि वर्षों में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम के क्यूरेटर ने पिच की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया है। मतलब यहाँ पर पिच जो है, पिच के क्यूरेटर ने ये पिच को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कई तरह की तकनीकों को पेश किया है, जैसे सतह को समतल रखने के लिए एक भारी रोलर का उपयोग करना और पिच के एक साथ बांधने में मदद करने के लिए एक विशेष प्रकार की घास का उपयोग करना। इन प्रयासों ने अधिक सुसंगत खेल की सतह बनाने में मदद की है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच हुए हैं। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण क्रिकेट सतहों में से एक है। अपने स्पिन के अनुकूल प्रकृति और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ इसने क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे यादगार पल बनाने में मदद की है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझना यही है कि आपको चेन्नई की पिच पर सबसे ज़्यादा तो अपनी टीम में स्पिनर्स को रखना है, और स्पिनर्स के अलावा जो ऑलराउंडर में जो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, उनको रखना है। और बैटिंग सेक्शन से आपको ना परसेंटेज पर ध्यान देना है, काय पर किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, और आपको सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि जो टेक्निकल बैट्समैन है, वही टेक्निकल बैट्समैन को ही आपको इस पिच पर अपनी टीम में शामिल करना है। तो इतनी पिच रिपोर्ट आपको सबको समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये हो सकती है। और इस मैच में ये बात ध्यान रखिएगा कि केन विलियमसन नहीं खेलने वाले हैं। उनकी थम इंजर्ड हो गई है पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो वो रिटायर्ड भी हो गए थे, तो वो इस मैच में तो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर कैप्टनसी जो करने वाले हैं वो टॉम लेथम कैप्टनसी करने वाले हैं। देखिए टॉम लेथम, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, टॉम लेथम जो है वो कैप्टनसी करने वाले हैं। तो देखते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेंगे डेवॉन कॉनवे, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं विल यंग, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं। देखिए उसके बाद आते हैं डेरी मिचेल, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन और विकेट कीपर टॉम लेथम, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन होने के साथ साथ ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ये पिच पर ग्लेन फिलिप्स अच्छे खासे ओवर करते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन, जो कि काफ़ी टेक्निकल बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं मैट हेनरी,
जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। तो देखिए हमको इस टीम न्यूजीलैंड की टीम से हमको किसे लेना है और किसे अपने टीम से ड्रॉप करना है, ये हम आगे देखेंगे। तो उसके पहले देख लेते हैं अफ़गानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो अफ़गानिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए देख सकते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं जरदान जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं रहमत शाह जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं हसमतुल्लाह शहीदी जो कि अफ़गानिस्तान के कैप्टन भी और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं जदरान जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद आते हैं अमरतुल्ला उमरज़ाई जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं राशिद खान जो कि लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो कि ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं नवीन उलक जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद आते हैं फजल हक फारूकी जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। यहाँ से आपको देखना है कि टेक्निकल और जो ये स्पीच पर आपके लिए अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर तो आपको हर कोई बता देगा और ये भी बता देगा कि आपको इस टीम में राशिद खान को लेना है, मुजफ़िर रहमान को लेना है, उमर ज़ाई को लेना है, नबी को लेना है। मगर इस पिच पर आपके लिए आए जरदान ये एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं और धीरे धीरे अपने पारी को बिल्ड करते हैं। बाकी उसके अलावा तो वो जो बाकी प्लेयर है वो हिट एंड मिस टाइप है। अब पिछले मैच में गुरबाज ने बहुत अच्छे रन बना दिए, तो आपको लगेगा इस मैच में भी ये अच्छी बैटिंग कर सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि इसके सामने रहेगा मिचेल सैटनर रहेगा, ट्रेंट बोल्ट रहेगा, मैट हेनरी रहेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच में ये अच्छे रन बनाएगा। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं हमारे ड्रीम 11 की टीम कैसे बनती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमें विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे पहले हमको देखने को मिलेंगे डेवॉन कॉनवे जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बॉलिंग करते कभी कभी, मगर बहुत बाई चांस कम मैचों में करते। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने 201 पॉइंट दिए थे, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ फ्लॉप हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्होंने 68 पॉइंट दिए थे। मगर अभी इस मैच में केन विलियमसन नहीं खेलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही आने वाली है, तो इनको हम अपनी टीम में लेकर चलेंगे। उसके बाद आते हैं टॉम लेथम जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रहने वाले हैं और विकेट कीपिंग भी यही करने वाले हैं। तो देखिए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने 32 पॉइंट दिए थे। उसके बाद नीदरलैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए थे, ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फिर से फ्लॉप हुए थे। तो मुझे लगता है ये मैच में चल सकते हैं। तो ग्रैंड लीग खेलने वाले मेरे भाई है, वो ग्रैंड लीग में आप कॉनवे की जगह टॉम लेथम को एक टीम में ज़रूर लेके चलिएगा। उसके बाद आते हैं रहमतुल्ला गुरबाज के बारे में देखिए, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्होंने 57 पॉइंट दिए थे। उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 110 पॉइंट दिए थे। तो काफ़ी अच्छे रन बनाए थे इन्होंने उस मैच में। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे अकरम अली खिल कैसा नाम है, अकरम अली खिल। तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले नहीं थे, इंडिया के ख़िलाफ़ भी इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, मगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने 81 पॉइंट्स देकर ड्रीम टीम में अपनी जगह बना ली थी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ डेवॉन कॉनवे को। और हाँ भाइयों ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं टीम देने वाला हूँ वो सिर्फ आप स्मॉल लीग हेड टू हेड और 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स में ही लगाना। इसको जीएल में डालने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जीएल की टीम नहीं है। जीएल की टीम आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जीएल की सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे।
बैटिंग सेक्शन से हम देखते हैं डेरी मिचेल को। तो डेरी मिचेल को देखेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ ये फ्लॉप हुए थे, नीदरलैंड के खिलाफ, इतनी छोटी टीम के खिलाफ भी फ्लॉप हुए थे, मगर बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए थे और अच्छे रन भी बनाए थे। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद आते हैं इब्राहिम जरदान, जो कि काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और इस पिच पर ऐसे ही बैट्समैन, मुझे लगता है कि ऐसे ही बैट्समैन थोड़े थोड़े टुक 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 करते 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 अपनी पारी को अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ये अच्छे ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, इंडिया के खिलाफ भी ये ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, मगर इंग्लैंड के खिलाफ ये ड्रीम टीम में शामिल नहीं हुए थे। तो ये अब इन आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आपको इनको लेना है कि अपनी टीम में नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं अफ़गानिस्तान के कैप्टन हस्मतुल्लाह शहीदी। ये देखिए बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे, इंडिया के खिलाफ फिर से अच्छे साबित हुए, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ फिर से फ्लॉप हुए। तो ऐसा इनका चलते रहता है, एक मैच में चलेंगे, एक मैच में नहीं चलेंगे, फिर से एक मैच में चलेंगे, फिर से एक मैच में नहीं चलेंगे। उसके बाद आते हैं रहमत शाह। रहमत शाह को भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ ड्रीम टीम में आए थे, उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी नहीं आए और इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं आए। उसके बाद देखते हैं मार्क चैपमैन को। तो मार्क चैपमैन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये मार्क चैपमैन को देखिए तो ये देखिए तीनों मैच में फ्लॉप ही साबित हुए हैं। तो ये बहुत रिस्की प्लेयर है, आपको इनको ग्रैंड लीग में लेके चलना है, ग्रैंड लीग की टीम में मैं आपको इनको दूंगा ही। उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जो कि काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैटिंग करते हो और ये आपको बॉलिंग से भी अच्छे विकेट, अगर इनको एक दो विकेट मिल गई तो वहाँ से भी 50 पॉइंट आपको ये आराम से निकाल के दे सकते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 70 पॉइंट दिए थे, नीदरलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुए थे और बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 48 पॉइंट देके अपनी ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। और मुझे लगता है ये पिच पर काफ़ी अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। तो मैं ये बैटिंग सेक्शन से लेने वाला हूँ इब्राहिम जरदान को और ग्लेन फिलिप्स को। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी देखिए बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप हुए थे, इंडिया के खिलाफ मतलब 2 मैचों में फ्लॉप होने के बाद में फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 76 पॉइंट देकर ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। देखिए इस पिच पर स्पिनर्स को, तो कोई भी स्पिनर को आप ना छोड़े तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी स्पिनर आपको कभी भी विकेट निकाल कर दे सकता है। उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर का देखिए आप इंग्लैंड के खिलाफ भी ड्रीम टीम में आए, उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने 204 पॉइंट दिए, मतलब ये ड्रीम टीम में कैप्टन थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी 45 पॉइंट दिए, तो ये भी ड्रीम टीम में शामिल थे। देखिए कंसिस्टेंटली आपको ये पॉइंट्स दे रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर को छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र को आप देखिए तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 183 पॉइंट दिए थे। उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ 91 पॉइंट दिए थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ ये फ्लॉप साबित हुए थे। ये वो पिच बांग्लादेश के खिलाफ जो पिच थी वो भी इनके बॉलिंग के लिए भी सूट नहीं कर रही थी और बैटिंग के लिए भी इतनी खास सूट नहीं की थी, उस वजह से उस मैच में फ्लॉप हुए थे। उसके बाद आते हैं अमरतुल्ला उमरजाई को देखिए तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 57 पॉइंट दिए थे। उसके बाद इंडिया के खिलाफ इन्होंने 80 पॉइंट देकर ये ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, मगर ये इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे। तो हम ऑलराउंडर सेक्शन से हम लेने वाले हैं मोहम्मद नबी को, मिचेल सैंटनर को और रचिन रविंद्र को। यहाँ से इतने 3 ही प्लेयर मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद आते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे करामती खान, राशिद खान। तो राशिद खान देखिए बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप हुए, मगर ये इतने टैलेंटेड बॉलर है कि अगर ये 1-2 मैच में फ्लॉप भी होते हैं तो अगली मैच में आपको इतने ज़्यादा पॉइंट निकाल के देंगे कि कैप्टन ही बनेंगे फिर तो ड्रीम टीम के। उसके बाद इंडिया के खिलाफ 79 पॉइंट दिए और इंग्लैंड के खिलाफ देखिए 127 पॉइंट इन्होंने दिए थे। तो ऐसे जो बॉलर्स हैं उनको आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, और ख़ासकर बॉलर्स और ऑलराउंडर को आपको बहुत सोच समझ कर अपनी टीम में लेना है, क्योंकि उन पर ही सब पूरे जो ड्रीम टीम जो बनती है, जो मेगा ग्रैंड लीग की
जो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो विनिंग प्राइस होता है, जहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ जीतते हैं, वहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ही रहते हैं। कभी कभी बैट्समैन भी रहते हैं, मगर ज़्यादातर मैचों में आप देखेंगे तो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पे ही जो टीम रहती है वहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रहता है उनका। उसके बाद देखेंगे ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट का पैराग्राफ आप देखेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 33 पॉइंट दिए थे, नीदरलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुए थे, मगर बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 56 पॉइंट दिए थे। ये भी अच्छे टैलेंटेड बॉलर है, तो अपनी टीम में इनको, जो मेन न्यूजीलैंड के मेन बॉलर है उनको ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद आते हैं मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को आप देखेंगे तो दो बांग्लादेश के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी 2 मैचों में फ्लॉप होने के बाद में फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डायरेक्ट 132 पॉइंट दिए थे। मैंने आपको क्या बोला था कि जो टैलेंटेड बॉलर है उनको आप टीम से ड्रॉप मत करा करिए, क्योंकि वो कब विकेट लेके देंगे। और इंडिया एशिया कंट्रीज़ में, खासकर एशिया कंट्रीज़ में, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में जब मैचेस रहती है तब हम स्पिनर को, कोई भी टीम का स्पिनर हो और कितना भी नया हो, कितना भी घटिया बॉलिंग करता हो, मगर उनको अपनी टीम में शामिल करना आपके लिए मस्ट रहता है, क्योंकि स्पिनर कब एशिया कंट्रीज़ में स्पिनर कब विकेट लेंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आते हैं फजल हक फारूकी। तो फजल हक फारूकी का पैराग्राफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 47 पॉइंट दिए थे। उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी फ्लॉप हुए थे और इंग्लैंड के खिलाफ भी फ्लॉप हुए थे। उसके बाद आते हैं मैट हेनरी, जो कि न्यूजीलैंड के मेन बॉलर है। इन्होंने देखिए इंग्लैंड के खिलाफ भी 91 पॉइंट दिए थे, नीदरलैंड के खिलाफ भी 123 पॉइंट दिए थे और बांग्लादेश के खिलाफ भी 78 पॉइंट दिए थे। तो देखिए कंसिस्टेंटली ये अपने ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं और कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में लेकर ज़रूर चलिएगा। उसके बाद आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन को देखिए, तो पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ तो ये खेले ही नहीं थे। उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने सिर्फ 12 पॉइंट दिए थे, फ्लॉप हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 79 पॉइंट देके अब ये ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं नवीन उलक। देखिए नवीन उलक के बारे में बताएंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे, इंडिया के खिलाफ भी फ्लॉप ही साबित हुए थे और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 45 पॉइंट देकर ये ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। तो बॉलिंग सेक्शन से हमें लेना है राशिद खान को, ट्रेंट बोल्ट को, मुजीबुर रहमान को, और उसके बाद मैं लेने वाला हूँ मैट हेनरी को और लेने वाला हूँ लॉकी फर्ग्यूसन को। देखिए मेरी टीम बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने न्यूजीलैंड के फेवर में टीम बनाई है। यहाँ पर हमने लिया है विकेट कीपिंग सेक्शन से लिया है डेवॉन कॉनवे को। उसके बाद विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने लिया है डेवॉन कॉनवे को, बैटिंग सेक्शन से लिया है आयज अरदान को, ग्लेन फिलिप्स को, ऑलराउंडर सेक्शन से लिया है मोहम्मद नबी को, मिचेल सैंटनर को, राचिन रविंद्र को, बॉलिंग सेक्शन से लिया राशिद खान को, ट्रेंट बोल्ट को, मुजीबुर रहमान को, मैट हेनरी को और लॉकी फर्ग्यूसन को। तो चलिए, तो हमारी 11 प्लेयर की टीम बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये टीम आप स्मॉल लीग, हेड टू हेड और 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स में ही यूज़ कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन हो सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर देखिए, यहाँ पे डेवॉन कॉनवे को 34.93% लोगों ने कैप्टन किया है, ग्लेन फिलिप्स को 1.3% लोगों ने कैप्टन किया है, जरदान को 1% लोगों ने कैप्टन किया है। उसके बाद मिचेल सैंटनर को 9.3% लोगों ने कैप्टन किया है, राचिन रविंद्र को 12.3% लोगों ने कैप्टन किया है, मोहम्मद नबी को 0.68% लोगों ने कैप्टन किया है, मैट हेनरी को 4% लोगों ने कैप्टन किया है, राशिद खान को 5.75% लोगों ने कैप्टन किया है, मुजीबुर रहमान को 1.22% लोगों ने कैप्टन किया है। देखिए स्पिनिंग ट्रैक होने के बावजूद
ये जो स्पिनर्स है, स्पिनर का कैप्टनसी परसेंटेज आप देखिए कितना कम है। तो जो ग्रैंड लीग खेलने वाले लोग हैं वो उनको बताना चाहूँगा कि आप देखिए, आप इनमें से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन अपनी टीम में बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट को देखिए, 2.67% लोगों ने कैप्टन किया है, जो कि न्यूजीलैंड के मेन फास्ट बॉलर है। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन को देखिए तो 0.64% लोगों ने कैप्टन किया है। तो हम देख लेते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। तो हमारे वो कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सचिन रविंद्र को मैं कैप्टन करने वाला हूँ और मिचेल सैंटनर को मैं वाइस कैप्टन करने वाला हूँ। देखिए हमारी टीम बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर सचिन रविंद्र मेरा कैप्टन है और मिचेल सैंटनर मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन है। तो ऐसे ही आपको अच्छी टीम देने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी मिलेगी, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।